बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहली ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में इस वक्त काफ़ी बेचैनी है। सोशल मीडिया के लोग ख़ास तौर पे रऊफ़ हसन साहब को, जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको, और कुछ लोग जो है वो बैरिस्टर गौहर को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये मामला शुरू होता है इमरान खान साहब के एक ट्वीट से। उनके अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है। आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जेल में बंद है और उनका अकाउंट जो है वो उनकी सोशल मीडिया टीम चला रही है। सोशल मीडिया टीम के कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार ही हैं, और वो कंट्रोलेबल तो है ही नहीं सोशल मीडिया। यानी मुझे अच्छी तरह याद है फवाद चौधरी ने एक दौर में कहा था कि सोशल मीडिया को हम कंट्रोल नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है। रीज़न ये है कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, उनकी उम्र जो है वो 18 साल से 30 साल 35 साल के बीच में है, और वो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। बाद औक़ात वो अपनी पार्टी के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब के फ़ैसलों पे भी तनकीद करते हैं, और वो किसी की बात नहीं सुनते, और ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की अपनी सोशल मीडिया टीम है, एक्चुअली वो एक रिस्पॉन्सिबल टीम है, और वो इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक चीज़ों को करती है। अब इमरान खान साहब के अकाउंट से हदूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो एक वीडियो अपलोड हुई, उस वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें आर्मी चीफ़ की फ़ोटो थी, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है। उसको लेकर बहुत हसास हो गया पूरा पाकिस्तान का सिस्टम। वो ये कह रहे हैं कि तकाबली जायज़ा अगर है तो क्या आप मौजूदा आर्मी चीफ़ को उस दौर के आर्मी चीफ़ के साथ मिला रहे हैं। यानी इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो अपने स्टेटमेंट में ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ख़ुद को शेख मुजीबुर रहमान और आर्मी चीफ़ को जो है वो जनरल याह्या कह रहे हैं। तो आज की मुफ्ती बानी कौन है, इस किस्म का उन्होंने सवाल उठाया हुआ है। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो हर दौर के हालात अलग होते हैं। 71 के हालात और तरह के थे, आज के हालात और तरह के हैं। तब इंडिया की इंटरफेरेंस थी, आज किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस हो सकती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिरने में अमेरिका की इंटरफेरेंस थी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं मौजूदा रियासती इदारे, या वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके पीछे कोई बैरून मुल्क का हाथ है। इवन इंडिया तक का नाम ले लिया जाता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। सिनेरियोज़ में ये देखा जाता है कि माजी में जो गलतियां हमने की, क्या वो हम आज कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इरफान सिद्दीकी साहब जैसा जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जर्नलिज्म में गुजारी है, उनको कम से कम इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मुमासलत का मतलब क्या है। कि कोई मुक्ति बाणी तो दोबारा नहीं ढूंढनी ना। मुमासलत का मतलब यह है कि माजी में जो गलतियाँ हो गई, मुमासलत वो इस चीज़ में बता रहे हैं कि माजी में इलेक्शन में मैंडेट था एक पार्टी का, वो दूसरी पार्टी को मिल गया, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आज भी वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट था एक पार्टी का, वो बाकी पार्टियों को मिल गया, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो वो उन चीज़ों को इकट्ठा करके कहना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की जा सकती है कि जो चीज़ उन्होंने की, और इसी के ऊपर एक्चुअली पूछा जा रहा है। जो रऊफ़ हसन साहब हैं वो थोड़े डिफेंसिव नज़र आए। काशिफ अब्बासी साहब के साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें बैरिस्टर गौहर और इनके हवाले से कुछ खबरें शाया हुई हैं अखबारात में। तस्दीक तो दोनों साहिबान ने नहीं की, वो बताएंगे। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने टीवी चैनल के साथ जब बात की तो उसमें कुछ वो डिफेंसिव थे सोशल मीडिया की पॉलिसी को, या सोशल मीडिया की पोस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है, ख़ासतौर पर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, वो थोड़ा सा बैक फुट पर नज़र आए रऊफ़ हसन साहब। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आप जानते हैं अच्छी तरह, उन्होंने फिर उनके ऊपर सख्त जुमले भी बोले, उनका एहतसाब शुरू कर दिया। अब जो खबर है वो ये कह रही है कि FIA को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि अदम इत्तफाक किया है वीडियो अपलोड करने के ख्याल से, और तस्दीक की है कि दो लोगों का उन्होंने नाम लिया, एक जबरान अलियास साहब जो अमेरिका में है, और एक अज़हर मशवानी साहब जो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इन दोनों के बारे में कहा गया कि ये बाहर से अकाउंट चलाते हैं, पाकिस्तान के बाहर से। अब पता नहीं बैरिस्टर गौहर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है या फिर FIA के सोर्सेज ने ये स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को दे दिया है। लेकिन ये बात जानते हैं सब लोग कि जबरान अलियास साहब हों या अज़हर मशवानी साहब हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बड़े वफ़ादार कारकुन हैं, और इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोगों में से एक हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में बहुत ठीक ठाक इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। अब सोशल मीडिया के लोग कह रहे हैं जी हमने जो किया वो हमने ठीक किया, और दूसरी तरफ जो है वो पार्टी की क़यादत कह रही है वो अपने आप को इससे कोई डिस्टेंस कर रही है। इससे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ज़्यादा तनकीद एक बात पर हो रही है, और मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। काशिफ अब्बासी साहब ने एक बात पूछी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनको फेस करना पड़ता है, यानी आपके मुंह पे भी एक निशान है, वो
रऊफ़ हसन साहब को, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं उनको ये फेस नहीं करना पड़ता। तो दोनों के लिखने और बोलने में फ़र्क हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इसको अगर आप एक एंगल से और ले कि जो लोग हमारे दोस्त, जानने वाले या पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, एक दौर में PMLN के भी कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो जब लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? एक्चुअली वो पाकिस्तान में बोल नहीं पा रहे होते, पाकिस्तान में अपनी बात सामने रख नहीं पा रहे होते, और अगर वो बात करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके नताइज होते हैं पाकिस्तान में। तो बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में खड़े होकर बात करना। यानी पाकिस्तान से बाहर अगर आप मौजूद हैं और आप इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ को आप वहाँ पे मुर्दाबाद कह देते हैं, तो पाकिस्तान में अगर कोई आदमी इमरान खान जिंदाबाद कह देता है तो ये एक बराबर है। यानी आप पाकिस्तान के अंदर 2-3 लेवल पे जाके बात कर देना वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनकी मुश्किलात और तरह की बहुत सारी है। यानी वो पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं, अपने रिश्तेदारों से बाहर हैं, अपनी सरजमीन से दूर हैं, फिर उनके माली मामलात भी होते हैं, लाइफ गुजारना भी मुश्किल होता है, एक नई जगह पे जाके अपने आप को एडजस्ट करना, दिल भी नहीं लगता, तकलीफ़ भी होती है। वो सारी तकालीफ वो बर्दाश्त करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में मौजूद हैं तो उनकी जान को, उनके माल को, उनकी ज़िंदगी को उस तरह ख़तरा नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे बंदा गिरफ्तार भी हो सकता है, यहाँ पे टॉर्चर भी हो सकता है, बंदे को गायब भी किया जा सकता है, बंदे को ज़ख्मी किया जा सकता है, बंदा मौत के मुँह में जा सकता है। तो ये एक फ़र्क है जिसको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे ना सारे लोग, तो आपस में उनकी लड़ाई के इम्कानात कम हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है और वो ये गिला भी करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद लोग जो है वो अपनी इंटेंसिटी क्यों नहीं बढ़ा रहे, और ज़्यादा बात करें और ज़्यादा बात करें। तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे आप पूछें वो बेचारे फिर कैसे बात कर रहे होते हैं और किस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। वो तकालीफ पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने बर्दाश्त की। अब सबकी एक जैसी कैपेसिटी नहीं होती, कोई थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, कोई थोड़ा कम बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हर एक ने कुछ ना कुछ बर्दाश्त किया है। और जो लोग ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं ना, अब उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं है, कोई तनकीद नहीं है। पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, वो इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए वो बात करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है जो वो लोग बाहर बैठ के कर लेते हैं नॉर्मली। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ये चीज़ लोगों को समझ आ जाएगी। दो बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मियाँ महमूद रशीद साहब, उनके हवाले से ख़बर है उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके बावजूद उनको अस्पताल से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मोहम्मद उमैर साहब ने इसको रिपोर्ट किया। वो ये लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा मियाँ महमूद रशीद, उनको सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अहले खाना ने मियाँ महमूद रशीद को अस्पताल से जबरी डिस्चार्ज करने की मजम्मत करते हुए कहा कि मियाँ महमूद रशीद की 2 दिन कबल अपेंडिक्स फटने पर सर्जरी की गई थी। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है ना, ये पहले पेन आपको शुरू होती है, दर्द काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ती है। मेरा क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जब दर्द आपकी काफ़ी बढ़ती है तो फिर आपको ये ऑपरेट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अपेंडिक्स फट जाए तो ये बड़ा सीरियस इशू हो जाता है। इसमें खुदा न खास्ता ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को, ये तो जान पे बन जाती है। तो उसमें वो ये बता रहे हैं कि 2 दिन कबल अपेंडिक्स फटने पर उनकी सर्जरी की गई। मियाँ महमूद रशीद का अपेंडिक्स फटने पर मैदा शदीद मुतासर हुआ। पंजाब हुकूमत ने ज़बरदस्ती महमूद रशीद को अस्पताल से जेल शिफ्ट कर दिया है। शदीद गर्म मौसम में महमूद रशीद का ज़ख्म ख़राब होने का खदशा बढ़ गया है। महमूद रशीद को इस हालत में जेल शिफ्ट करना इंसानी हुकूक की पामाली है। डॉक्टर हसन महमूद जो उनके साहबजादे हैं मियाँ महमूद रशीद साहब के, वो ये बता रहे हैं मियाँ साहब खुद चलते हुए पैदल जो है वो अपनी उस गाड़ी में गए एम्बुलेंस में, वहाँ से उनको वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुझे याद है अच्छी तरह, जब मियाँ महमूद रशीद की हुकूमत थी तो यास्मीन राशिद साहबा वो भी हुकूमत में थी, तो नवाज शरीफ साहब अस्पताल आए तो 3-4 कमरे साथ वाले जो हैं वो सज गए थे। उनके सारे रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद रहते थे। मियाँ साहब के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे अस्पताल के अंदर, वॉशरूम्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर, और फूलों के गुलदस्ते हर वक्त, कारकुनों की तादाद आ रही है जा रही है, लीडर्स हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के आसपास उनकी पार्टी के रहते थे। तो मियाँ साहब को बहुत फैसिलिटेट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब ने या उनकी साहबजादी ने कुछ नहीं सीखा।
मुश्किल वक्त से, और जैसे ही उनके पास आसानी का वक्त आया तो उन्होंने दूसरों के लिए उसी पंजाब को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। एक मिसाल आपको मैं और दे देता हूँ। सनम जावेद को अब गुजरांवाला रावली कैंट के एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार करके बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आई और उनको गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया गया है। सनम जावेद कौन है जी? एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन, एक आम कारकुन, जैसे बहुत सारे कारकुन आते हैं सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हैं, और 9 मई में मुकदमे के अंदर उनको शामिल किया गया। मुमकिन है 9 मई के अंदर ये मुलव्विस भी हों, लेकिन एक मुकदमा हो सकता है ना। अब 5-6 शहरों के अंदर, मियांवाली के अंदर, सरगोदा के अंदर, मियांवाली में भी 3 अलग अलग मुकामात पे, सरगोदा के अंदर, फिर गुजरांवाला के अंदर, और फिर अब ये लाहौर के अंदर, तो जगह जगह तो मुकदमात में उनको मुलव्विस नहीं किया जा सकता ना। तो मेरी उनके शौहर से बात हुई, वो बेचारे रात 12 बजे तक जेल के बाहर खड़े रहे कि उनकी रोबकारें जमा हो गई हैं, उनकी तमाम केसेस में ज़मानतें हो गई हैं, लिहाजा उनको रिहाई मिल जानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में ये पटिशन मियाँ अली इशफाक साहब ने दायर की थी। मेरी मियाँ अली इशफाक साहब से भी बात हुई थी इस बारे में। उन्होंने कहा जी अब ये आज़ाद हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से करवाई गई थी कि इनके ऊपर ये आखिरी केस है, अगर इस केस में ये निकल जाती हैं तो ये रिहा हो जाएंगी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, तो तमाम केसेस में बेल हो चुकी है। मियांवाली के 3 केसेस में भी बेल मिल गई थी, और अब बजाय इसके कि उनको रिहा किया जाता, 2.5 घंटे तक उनके घर वालों को इंतज़ार करवाया गया। वो सारे इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी रोबकार जमा हो गई, सब काम ठीक हो गया, अभी सनम जावेद बाहर आएगी, हम उसको लेकर घर चले जाएंगे। ये उनके घर वालों का आइडिया था। फैमिली के लोग भी पहुंचे हुए थे, उनके शौहर भी, माँ बाप सब गए हुए थे। लेकिन फिर अचानक हुआ ये कि गुजरांवाला की पुलिस पहुंची बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने जेल के बाहर एक घेरा बनाया और सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया, और 1 दिन का राहदारी रिमांड सनम जावेद का दे दिया गया। गुजरांवाला रावली कैंट में जो मुकदमा है उसमें 51 लोगों को 5 साल की सज़ा पहले सुनाई गई है, और इस मुकदमे में अब डाल दिया गया है सनम जावेद को। आलिया हमदा साहिबा भी इसी सूरत से गुजर रही हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी इसी सूरत से गुजर रही हैं। देखिए, जो 9 मई का मुकदमा है, जो जेन्युइन मुकदमा है, उनमें तो जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, सारी पार्टी उनकी ये कहती है। लेकिन उसके बहाने पंजाब हुकूमत जिस किस्म की अब सियासत कर रही है, जिस तरह लोगों को दबा रही है, दीवार के साथ लगा रही है, ये वो अपने सियासी मकसद के लिए कर रहे हैं, और इससे नुकसान पहुंचेगा उल्टा उन मुकदमों को जिनको सही तरीके से चलाया जाना चाहिए था। बहरहाल सनम जावेद ने बड़ी हिम्मत दिखाई, और आज फिर उनकी जो तस्वीरें और वीडियोज़ आई वो मुस्कुराते हुए और हंसते हुए आई। उन्होंने कहा जी फैसलाबाद हो, गुजरांवाला हो, कोई बात नहीं, सब अपने इलाके। और हम हमेशा से सुनते थे एक निहत्ती लड़की के बारे में, ये नारे हम सुन रहे हैं 90 की दहाई से। तो एक्चुअली जो निहत्ती लड़की हमने देखी है ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी बहुत मजबूत खातून थी, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी, वो लीडर थी बहुत बड़ी, आलमी सतह पे उनके लिए आवाज़ें उठती थी, तो वो उनके पीछे एक बड़ी सपोर्ट थी, एस्टेब्लिशमेंट में भी उनकी सपोर्ट थी। फिर मरीम नवाज़ के बारे में कहा जाए तो वो आपको पता ही है सपोर्ट किस नौइयत की थी। लेकिन अगर आप एक्चुअल कहें कि कोई निहत्ती लड़की, तो मुझे वो जो दिखाई दिया वो ये, आज मुझे ऐसा लगा कि ये नारा इस लड़की के लिए बना है या इन खवातीन के लिए बना है जो अब जेलों के अंदर बंद हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बार बार ज़्यादती, बार बार जुल्म, और फिर जुल्म के ऊपर फिर जुल्म। तो इसका सिलसिला रुकना चाहिए। रियासत को मेरे ख्याल में अब रास्ता निकालना चाहिए, पाकिस्तानियों के साथ मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, जिसका जितना जुर्म है उतनी सज़ा उसके लिए होनी चाहिए, ताकि आइंदा वो जुर्म ना करे। फजलुर रहमान साहब के बारे में एक बहुत बड़ी खबर मुझे पता चली, नाज़रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली, ये सवाल मेरे दिमाग में बड़े अरसे से आ रहा था, और अब मैं आपको देने वाला हूँ पक्की खबर कि उन्हें ज़्यादा सीटें क्यों नहीं मिली। और फजलुर रहमान साहब को भी इस बात का आइडिया हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फजलुर रहमान साहब इस वीलॉग को सुनने के बाद इसको कंफर्म कर सकते हैं कि उनके साथ हाथ एक्चुअली किया किसने है। यानी मुझे समझ नहीं आती थी कि फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सदर, सबसे ज़्यादा काम पीडीएम के सदर ने किया था ना, जो एक अलाइंस बना हुआ था उसके जो सदर थे वो फजलुर रहमान साहब थे। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमकेएम, बाकी सारे उसका हिस्सा बने थे। तो 13 जमाती इत्तेहाद में नंबर 1 पे फजलुर रहमान साहब खुद थे। तो फजलुर रहमान साहब को तो एक अच्छा शेयर मिलना चाहिए था उनकी खिदमात के एतराफ़ में। तो फजलुर रहमान साहब को एक अच्छा और बड़ा शेयर क्यों नहीं मिला? फ़र्ज़ करें जितनी सीटें उनकी पहले थी उससे दुगनी तो होनी चाहिए थी। दुगनी ना होती तो कोई 50% और बढ़ जाती।
कुछ उनको ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मिला नहीं। ये बात हजम नहीं हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो अब मेरे एक सोर्स ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी और हुआ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इलेक्शन होने वाले थे 2024 के 8 फरवरी को, उससे पहले ये मुतालबा सामने रख दिया था कि मुझे हुकूमत में फजलुर रहमान नहीं चाहिए। और ये मुतालबा जो है वो हिला देने वाला मुतालबा था कि भाई फजलुर रहमान साहब को इन्होंने लीडर बनाया हुआ है, उन्हें हर चीज़ में आगे किया हुआ है, उनके बच्चों को ये एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, मदारस से वो तलबा को लेकर आते हैं, उनकी अपनी जो फॉलोइंग है फजलुर रहमान साहब की अपनी, वो उसको भी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। इनके पल्ले तो कुछ नहीं था। आज उसी फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा कि भाई इलेक्शन के इस सौदे में मुझे फजलुर रहमान नहीं चाहिए, मैं उनसे इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाना चाहता हूं। अब उसके रीजंस मैं आपको देता हूं। फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा है ना, उन्होंने पीडीएम की जो सरकार है, इसमें पीडीएम के अपने लोगों ने बताया, जो वज़रा थे शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रहे थे, जब पीडीएम की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिराकर बनी थी ना, तो उस वक्त जो वज़रा काम कर रहे थे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये पोल खोला है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वज़रा इस तरीके से काम कर रहे थे कि जैसे आज वजारत का आखिरी दिन है। बाकी आप समझदार हैं कि इनसे ज़्यादा किसी ने हाथ नहीं मारा। ये बात पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा, जो पीडीएम के पहले दौर में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जो बना था, उस वक्त जो वज़रा थे और जो उस वक्त हुकूमत के अंदर लोग मौजूद थे, वो ये कंफर्म करते हैं कि फजलुर रहमान साहब के जो वज़रा थे उन्होंने बहुत तबाही फेरी। तबाही तो सारी फेरते, लेकिन उन्होंने बहुत तबाही फेरी है। इस पे मियां नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की क़यादत खाइफ थी। उन्हें लगा कि अगर डिलीवर करना है या आगे बढ़ना है तो फजलुर रहमान साहब से जान छुड़वानी पड़ेगी, हमें फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत बनानी होगी, कुछ भी करके। तो इसलिए फजलुर रहमान साहब को उनका वो शेयर नहीं मिला। और ये बात पहले से तय हो चुकी थी कि फजलुर रहमान साहब को जो एक मैंडेट के ऊपर डाका डल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें से फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, एमक्यूएम को मिल जाएगा, पीएमएलएन को मिल जाएगा, और वो मिला भी, आपने देखा फॉर्म 47 के मुताबिक। लेकिन फजलुर रहमान साहब को शेयर नहीं मिला। अब फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर लें कि उनको जो शेयर मिलना था या उनको जो इजाफी नशिस्तें मिलनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करके, वो ना मिलने के पीछे मेन शख्सियत कौन थी। फजलुर रहमान साहब को बहुत जल्द इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके पीछे मियां नवाज शरीफ थे, जिन्होंने फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत में जाने का मुतालबा किया था, क्योंकि वो फजलुर रहमान साहब की बैसाखी नहीं पकड़ना चाहते थे। उन्हें आइडिया था कि इनके साथ चलना मुश्किल होगा। और भी चीज़ें बताता हूँ बाद में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।